10वां वेतन आयोग का पैसा आने पर आपकी खरीदारी की लंबी फहरिस्त तैयार हो गई होगी, लेकिन इन पैसों का कैसे हो सबसे सही इस्तेमाल, कहां खर्च करें और कहां बचाएं, ये पूरा प्लान आपको हम देंगे बढ़ेगा वेतन बना लो प्लान में। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिकी और साथ ही फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या। आप दोनों का ही स्वागत है। शुरुआत करते हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो 7 पे कमीशन पे आउट के मुताबिक लगभग 3.5% का ओवरऑल इंक्रीज हम देखने वाले हैं, जहां पर 16% सैलरी बढ़ी होगी और पेंशन जो है वो लगभग 24% के आसपास बढ़ी है। ऐसे में हमारे सरकारी बाबू काफी मालामाल तो हो ही जाएंगे, लेकिन मुझे बताइए कि अर्नब जी, अगर मैं समझना चाहूं तो वो कौन से 4 पैरामीटर्स होंगे जहां पर आपको इन पैसों को अब डिवाइड करना चाहिए और आप बेफालतू या बेफिजूल खर्ची से बचे, कैसे इस मोटी रकम का इस्तेमाल सही तरीके से हमें करना चाहिए? अगर आपको इस रकम का इस्तेमाल सही तरीके से करना है तो पहले तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई रैंडम एक्सपेंसेस या खर्च न करें, क्योंकि इसमें जरूरी है कि पहले आप एक प्लान के साथ आगे जाएं। इसीलिए आपको पहले जरूरी है कि आप थोड़ा प्लानिंग पे ध्यान दें और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आगे जाए। तो इसमें आपको जरूरी है कि आप देख लीजिए कि आपके कौन से गोल्स है जो और वो कितने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जब हमारे हाथ में पैसा आता है तो हम उसे नई नई एरियाज में कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में सोचते हैं, पर काफी बार ये भी होता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग गोल्स है वो अचीव नहीं हो रहे और उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि आपके गोल्स के मुताबिक आपको क्या क्या करना है और उस गोल के मुताबिक फिर आप अपने पैसे को डिवाइड कीजिए, यानी कि क्या उसका करना है और उसे आगे जाके किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस पे फिर आप बढ़ सकते हैं आगे। बिल्कुल हेमंत जी, यहाँ पर मैं अब जैसे कि गोल, आपका जो लक्ष्य की योजना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचत कीजिए, निवेश कीजिए और कर्ज से मुक्ति पाइए। अमूमन आप चूंकि फाइनेंशियल प्लानर है, मुझे बताइए, आप जब इस तरह की मोटी रकम अपने क्लाइंट्स के हाथ में देखते हैं तो वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो आपको लगता है कि लोग कर देते हैं एक मुश्त रकम आने पर? देखिए, अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें, ये काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि पैसा मिलेगा, तो थोड़ा सा ज्यादा और सतर्क करने की जरूरत है। क्योंकि आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम पैसे का ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, पैसा अभी आपके अकाउंट में आ गया। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो जो आपका नॉर्मल जो सैलरी अकाउंट है वहां से निकाल के उसको कहीं और रखिए। अच्छा, जितनी भी पैसे आए हैं उसको आप कह रहे हैं कि सैलरी अकाउंट से हम निकाल लें? चाहे तो आप चाहिए तो म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में डाल दीजिए, चाहे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना, जो खुशी है थोड़ा सा उसको थमने दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो जोश में आप कुछ भी कर जाएंगे, तो वो कर दीजिए, या तो बैंक में अलग से कर दीजिए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि पैसा अगर आपको 2 दिन पहले मिला है तो आज ही आपको कुछ जो भी करना है, चाहे वो खर्चा करना है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या आपने अगर डिसीजन लिया कि आपको लोन रीपे करना है, तो भी आप कल या परसों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि उसको आप कहीं अलग से रखिए, ताकि आपको समय मिले सोचने का कि आप क्या करें। क्योंकि जैसा मैंने कहा, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने प्लान किया है, और जब रियलिटी में जब आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे अर्नब ने कहा कि आप सोचिए कि कंजम्पशन करना तो जरूरी है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है तो किस लिए करना है, और अगर लोन अगर आपको रीपे करना है तो क्या करना। तो वो आपके डिपेंड करेगा पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। हो सकता है आपके लिए कंजम्पशन बहुत जरूरी हो, किसी के लिए लोन रीपे करना जरूरी हो सकता है, किसी के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो सकता है। तो अगर आप मान लीजिए लोन की अगर आप बात करें, लोन रीपे करना चाहते हो, तो भी आपको कुछ फैक्टर्स देखने होंगे। किस तरह का लोन है आपके पास, क्या वो पर्सनल लोन है, क्या वो क्रेडिट कार्ड का लोन है, कितना आप इंटरेस्ट दे रहे हो, क्या घर का लोन है, उसमें टैक्स बेनिफिट्स हैं कि नहीं, कितना समय बाकी है वो लोन रीपे करने के लिए, उन सब फैक्टर्स को देख के आपको डिसाइड करना है। तो जैसा मैंने कहा, अपने आप को थोड़ा समय देने की जरूरत है। सारी चीजों को असेस कीजिए, चाहे वो खरीदारी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, और जैसा हम हमेशा कहते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो अगर किसी भी गोल से इसको लिंक करेंगे, अलाइन करेंगे, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। बिल्कुल अर्नब जी, अक्सर हमने देखा है कि जब इतनी मोटी रकम हमारे हाथ में आती है तो हमें सब कुछ एक साथ करना होता है। हमें लोन भी चुकाना होता है, हमें खरीदारी भी करनी होती है, इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, साथ ही नए नए गोल्स भी हमारे आ जाते हैं उस वक्त। लेकिन अगर मैं एक लिस्ट यहाँ पर बनाना चाहूँ तो वो कौन सी चीज होगी जो प्राथमिकता के मुताबिक पहली आएगी, और कैसे हम पूरी ये लिस्ट बनाएं? अगर आप ये लिस्ट बनाने को बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे चीजें हैं जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट की नहीं है, यानी कि जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं। तो उस चीजों को आप अपने लिस्ट में पीछे रखिए। पहले आप देखिए कि क्या
मेरे कोई एग्जिस्टिंग लाइफ के गोल्स है, चिल्ड्रन के गोल है, जिसके लिए मुझे एक शॉर्टफॉल आ रहा है, अगर ये हो तो आप पहले थोड़ी अमाउंट्स इस पे एलोकेट कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि क्या मेरे पास जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके पास काफी सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, ये तो हम मान के चलते हैं कि आपके पास होगा ही। अगर ये आपने अभी तक नहीं किया है तो शायद उसको और आगे लाने की जरूरत है। फिर आप देखिए, अगर ये सब हो जाने के बाद आपके पास और भी रकम बचती है तो फिर आप सोचिए कि इसे इन्वेस्ट करना है या इससे कोई डेट चुका देनी है। खास करके ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बहुत हाई कॉस्ट डेट है, खास करके क्रेडिट कार्ड जैसी या पर्सनल लोन, तो उस पे आप ध्यान दीजिए। और फिर देखिए कि आगे जाके कितनी अमाउंट आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बचती है। तो इस प्रकार का अगर आप लिस्ट बना के प्राथमिकता देंगे तब आपके लिए कोई डिसीजन बनाना आसान होगा। पर ये एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि ये लिस्ट कोई कॉमन लिस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी के लिए ये बदलेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कर्ज मुक्ति पे फोकस करना चाहूँ हेमंत जी, तो मुझे बताइए, लोगों के पास तो कई तरह के लोन होते हैं, ऐसे में किस तरह के लोन को पहले चुकाने में समझदारी है? देखिए, जब लोन्स की बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं एक गुड लोन है और एक बैड लोन है। गुड लोन कौन सा है? जो आपको ऐसी एसेट खरीदी, जैसे होम लोन लिया आपने, जो एप्रिशिएट होती है। और बैड लोन कौन सा है? जैसे कंजम्पशन के लिए आप खर्चा करते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का लोन होता है। और ये जितने भी पर्सनल लोन या जो क्रेडिट कार्ड के लोन है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने तभी किया क्योंकि आपने रेंडमली पैसा खर्च किया, आपके पास पैसा नहीं है उसको चुकाने के लिए। अब जब आपको एक लमसम पैसा मिला है तो उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अगर ऐसे लोन आपके पास हैं तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, ना आप कंजम्पशन की तरफ देखिए, ना आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देखिए। क्योंकि अगर आप 40% का कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो और अगर आप इन्वेस्टमेंट में आपको 8 या 10 या 12% मिलने वाला है, तो कोई समझदारी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करो और आप उसको चलने दो। क्योंकि जब आपने वो लोन चुका दिया उसके बाद उससे आप फ्री हो गए, तो अपने आप को आप समझा सकते हैं कि हमने गलती की पहले, अभी दोबारा से ऐसी गलती नहीं करनी है और इसको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फिर से आप ट्रैक पे ले आएंगे। एक चीज यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे दो चीजें हुई है। एक तो आपको लमसम पैसा मिला है और दूसरा आपकी इंक्रीमेंट मिलने वाली है। होता क्या है, जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो है लमसम की तरफ रहता है, वो इंक्रीमेंट बेचारे को वो दिखता नहीं है। सच्चाई ये है कि आपकी जब भी इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, कुछ हिस्सा कंजम्पशन में जाना चाहिए, तो उधर भी उतना ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरा ध्यान आपका लमसम की तरफ है और इसको आपने छोड़ दिया कि चलिए ये तो हमने सही तरीके से लगा दिया, अब ये जो पैसा आ रहा है वो पूरा कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन अर्नब जी, अगर सरकारी नौकरी में ये मेरा पहला अप्रेजल है, ये पहली बार अगर मुझे सैलरी मेरी बढ़ रही है और साथ में मुझे एक मुश्त रकम मिल रही है, तो मेरे बहुत सारे ख्वाब होंगे। लोन अगर मेरे पास ना भी हो लेकिन एक लंबी लिस्ट होगी खरीदारी की, तो ऐसे में वो कौन कौन सी खरीदारी है, किस तरह की खरीदारी जो हमें करने से बचना चाहिए, और इस एकमुश्त रकम का कितना परसेंटेज जो है मैं एक्सपेंडिचर में या खर्चे में निकाल सकती हूँ? देखिए, जब आप खर्चे के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा खर्चा जरूरी है। जरूरी किस हिसाब से है कि जिसको आप शायद पोस्टपोन कर रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, या आपके लिए घर चलाने में कोई दिक्कत आ रही हो और उसमें ये एडिशन से आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़े। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मुझे गाड़ी लेनी थी और अब इतने पैसे आ गए तो मैं फटाक से गाड़ी ले लेती हूँ। नहीं, ये तो बहुत कॉमन चीज है कि जब आप लमसम के बारे में बात करते हैं तो पहले सब गाड़ी की बात करते हैं, लेकिन शायद आपके लिए गाड़ी 3rd, 4th, 5th प्रेफरेंस पे आएगी, क्योंकि आपको काफी सारे चीजें करनी है। और खास करके जैसे आपने पूछा कि जो फर्स्ट टाइम है, तो उनके लिए काफी सारी चीजें और करनी होगी। तो जरूरी नहीं है कि क्योंकि ऐसा एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि ये एक अच्छी आइटम है कंजम्पशन के लिए और इससे आपको अच्छा लगेगा, तो ये ही आपके लिए फर्स्ट आइटम हो। अपने जरूरत के हिसाब से आप देख लीजिए कौन सी चीज है जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े इमीडिएटली, उसमें पहले ध्यान दीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर आप कोई छोटा कंज्यूमर ड्यूरेबल हो तो शायद आपके लमसम अमाउंट से आ जाएगा, यानी कि घर में अपग्रेड करना हो कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो वो आसान होता है। और जब आप गाड़ी की बात करते हो तो आपको और प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप उसके लिए लोन लोगे। तो इसमें नॉट ओनली आप इमीडिएट रकम खर्च कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर कैश फ्लो पर भी प्रेशर डाल रहे हो। तो ये करने से नॉट ओनली आज तकलीफ शायद हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में भी आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो
अपने प्लानिंग में। हाँ। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप कुछ कोई बड़ा एक्सपेंस प्लान कर रहे हो तो क्या उसके लिए आप फ्यूचर में रेडी हो या नहीं। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर फ्यूचर के लिए रेडी हो, इसके लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या ये टाइम है कि आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान या फंड होना चाहिए? देखिए, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं तो जो आप प्लान नहीं करते इन्वेस्टमेंट, तो काफी चांसेस हैं कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि आप बजट नहीं कर रहे, आप प्लान नहीं कर रहे और आप किसी भी तरीके से खर्चा कर रहे हो, थोड़ा बहुत रैंडमली इन्वेस्ट कर रहे हो, इमरजेंसी फंड की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। जबकि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं इमरजेंसी फंड क्यों जरूरत है कि अगर आप अपनी प्लानिंग करके चल रहे हो या आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। चाहे अगर बच्चे के स्कूल से कुछ डिमांड आ सकती है या कुछ भी हो सकता है, कुछ हेल्थ का इश्यू हो सकता है, कुछ भी इश्यू हो सकता है। तो अगर किसी के पास ऐसा इमरजेंसी फंड नहीं है, और इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कम से कम 3 से 6 महीने का आपका जो एक्सपेंसेस है वो होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि उतने समय का पैसा अगर आपके पास है तो आपकी जो बाकी जो अपनी प्लान की चीजें हैं उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कहीं आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि मुझे ये पैसा कहां से निकाले। नहीं तो पता चला आप इक्विटी फंड से पैसा निकाल रहे हो या डेट फंड से पैसा निकाल रहे हो, एक तरफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रहे हो, दूसरी तरफ शायद लॉस कर रहे हो अगर मार्केट नीचे है। तो उन चीजों से अगर बचना है तो कहीं ना कहीं आपको, जैसा मैंने शुरुआत में भी की, कि आप उसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में रख दीजिए। फिर आप विचार कीजिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास हमने कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, तो प्रायोरिटी जो है सबसे पहले इसके ऊपर होनी चाहिए। और इसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, देखिए हमारे सबके एस्पिरेशंस हैं, हमने पहले बात की। मुझे लगता नहीं कि एस्पिरेशन को पूरी तरह से दबाना भी ठीक है। अच्छा। अगर हम कुछ चीजों के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे अगर मुझे अपनी फैमिली को बाहर लेके जाना है कहीं पे और मैं 2-3 साल से नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, अगर उसका कुछ हिस्सा अगर मैं वहां खर्चा करूं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन थंब रूल ये है कि जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, जो बड़ा हिस्सा है इसका, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए या तो लोन रिपे करने की तरफ जाना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन कुछ हिस्सा अगर आप कंजम्पशन पे, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल लें या अपनी फैमिली को बाहर लेके जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एक जो सैलरीड क्लास है उसके पास ये लमसम पैसा हमेशा नहीं आता है। आज आया उसके बाद कब आएगा मालूम नहीं। तो कहीं ना कहीं उसको आप अगर सोच विचार के खर्चा करेंगे, आपके एस्पिरेशंस को भी पूरा कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूरा कर पाएंगे और जो सही इस्तेमाल उसका होना चाहिए वो आप कर पाएंगे। और ये सब तभी होगा जब आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे और सही तरह से निवेश करेंगे, साथ ही अपने कर्ज से मुक्ति भी पालेंगे। लेकिन चलिए, अब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए? अगर आपने अभी तक निवेश की शुरुआत नहीं की है तो आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, इस पर हम करेंगे विस्तार से बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बढ़ गया वेतन, बना लो प्लान। इसी पर आज हम कर रहे हैं एक खास पेशकश, जहां आपको बता रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग के तहत जो पैसे आपके हाथ में एक मुश्त, उसे आप कहां पर खर्च कर सकते हैं, कहां निवेश कर सकते हैं और कहां अपनी जिंदगी को कैसे सही प्लानिंग के जरिए बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अर्नब पंड्या और हेमंत उस्तगी। आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं आपको निवेश की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। तो अर्नब जी, अब पैसे तो हमारे हाथ में आ गए, हमने कह दिया कि आपको अपने लक्ष्यों को पहचानना है, निर्धारित करना है, उसके मुताबिक इन पैसों को खर्च करने की एक रणनीति बनानी है। लेकिन अब निवेश के लिए भी समय आ गया है पोर्टफोलियो को रिवैम्प करने का, ये देखने का कि मेरा कौन सा गोल सही जा रहा है, कहां मैं कम पड़ रही हूं, कहां पर मुझे और ज्यादा पैसे डालने होंगे। देखिए, अगर आप निवेश करने के स्टेज पे आए, उसके पहले आपने गोल सेटिंग और वो सब कर लिया, वहां पर जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तब ये पोर्टफोलियो इवेल्युएशन उस प्रोसेस में ही आ जाता है। क्योंकि आप देखोगे कि कितनी रकम आपने कहाँ डाली है, क्या उसमें शॉर्टफॉल है, फिर जहाँ रकम आपने इन्वेस्ट की है वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि ये सब देखने के बाद ही आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि ये एडिशनल अमाउंट जो है वो कितना है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो, वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। क्योंकि ऐसे ना हो कि आपने अगर ये चीज सोचे बिना सीधा ये पूरी रकम एलोकेट कर दी तो उससे आपका पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन बदल जाए जो आपके रिक्वायरमेंट्स में न हो। बिल्कुल। तो इसीलिए काफी बार क्या होता है कि आपको शायद एडिशनल अमाउंट्स इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ाना पड़े, और वो भी एक जरूरी चीज है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ यही सोचे कि जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक नया इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है, एग्जिस्टिंग एलोकेशन भी बढ़ सकता है। तो ये राइट मिक्स का बैलेंस आना बहुत जरूरी है। और उसमें अगर आपके पास लमसम हो और उसमें से आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपके
रीच के बाहर था पहले, वो भी आप शायद अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हो। तो ये सब चीज देखने पर ही आप अपना एग्जैक्ट मिक्स यहाँ फिक्स करोगे, लेकिन वाइड हो और आपके गोल्स के मुताबिक हो, बिल्कुल ये जरूरी है। यहाँ पर हेमंत जी बहुत ही जरूरी होता है कि हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को भी एक रास्ता बताएं, एक रणनीति उन्हें बताएं, क्या क्या बातें ध्यान में रखकर उन्हें अपनी निवेश शुरुआत करनी चाहिए। गोल प्लानिंग तो है ही, लेकिन साथ ही ये सवाल कि कितने रुपए से शुरू करूं, कब तक निवेश करूं, कौन सी एसेट क्लास में मुझे मुनाफा होगा, ये सब के बारे में भी हमें उन्हें थोड़ा बताना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ना किया हो। बैंक डिपॉजिट किया होगा, पीपीएफ में किया होगा, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला होगा, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चल रही है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट सही है, वो इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, वो शायद देखने का समय है। अब क्योंकि आप लमसम पैसा मिल रहा है, जैसा हमने पहले बात की कि सैलरी भी साथ में बढ़ रही है, तो आपके पास ये बिल्कुल सही मौका है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कहीं ना कहीं देखें। अगर वो नहीं है तो उसको बनाएं, अगर वो हौच पौच है तो उसको थोड़ा ठीक करें। और इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास लमसम पैसा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको गोल ही देखने नहीं है, आपको एसेट क्लास देखने नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी भी बहुत काम करेगी यहाँ पे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, आप मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाना चाहते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में पैसा लगाएंगे। और अगर आप इक्विटी में लगा रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसमें सपोर्ट करके उसको सप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे आगे एसआईपी के द्वारा, तो आपने क्या किया, एक मुश्त पैसा लगा दिया और जैसे वॉलिटिलिटी आपको लगेगा ये तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। तो मुझे लगता है क्या करना चाहिए यहाँ पे कि अगर आप 100 रुपया लगा रहे हैं मान लीजिए, तो 50 रुपया आप लमसम लगाइए, 50 रुपया जो हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, बिल्कुल ठीक है। यानी जिस फंड के इक्विटी फंड में आप जाना चाहते हैं उसी के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में आप जाइए, वहां पे लमसम पैसे रखिए, म्यूचुअल फंड को डायरेक्शन दीजिए कि हर महीने इतना इतना पैसा यहाँ पे डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो वॉलेटिलिटी होगी वो आप टैकल कर पाएंगे, वॉलेटिलिटी का जो फायदा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो आप कर पाएंगे। तो एसेट क्लास तो आपने चुन ली, जैसे हमने पहले बात की, आपने जैसे गोल के साथ अलाइन किया उसको, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो एसेट क्लास आपके पास आ गई। लेकिन अगर आप इक्विटी जैसे एसेट क्लास में पैसा लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमिटमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म की नहीं है, कमिटमेंट एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर की भी है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, आपके पास एक मौका है, सैलरी भी बढ़ी है, उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, लमसम में से 50% आप लमसम लगाइए और बाकी पैसा एसटीपी के थ्रू लगाइए। तो अगर आप सही स्ट्रैटेजी, सही एसेट क्लास लेके चलें तो कोई कारण नहीं कि आप आगे जाके एक अच्छे इन्वेस्टर प्रूव ना हो, या जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे आप ना कर पाएं। बिल्कुल, तो यहाँ पे गोल्स पहचाना और साथ ही निवेश की समय सीमा को तय करना भी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। लेकिन अब रिटायर्ड और पेंशनर्स कैसे करें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, इस पर करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ गया वेतन बना लो प्लान, इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आपके हाथ में जो मोटी रकम आई है सैलरी की 7वें वेतन आयोग के तहत आपको कहां निवेश करना चाहिए। लेकिन अब हमारा फोकस होगा रिटायर्ड और पेंशनर्स पर। तो अर्नब जी, आप मुझे ये बताएं कि अब चूंकि पेंशनर्स की भी लगभग 24% की यहां पर इजाफा हुआ है पैसों में, तो अब कहां वो निवेश करें, कौन सी ऐसी एसेट क्लास होगी जहां पैसे लगाने पर उनकी आगे की जिंदगी के लिए हम कहें तो एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान उन्हें मिल जाए। पेंशनर्स का एक बड़ा चैलेंज रहता है कि वो अपनी अर्निंग्स भी इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ाते रहे, क्योंकि उनके पास जो कॉर्पस होता है उसको एक एडिशनल अर्निंग्स भी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक इम्पैक्ट करता है। तो ये एक अच्छा मौका है कि जहां पर ये जो लमसम आई है उससे थोड़ा वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर ले, जिससे इनका जो रेगुलर फ्लो है आगे जाते वो भी बढ़ जाए। और इसमें उनके पास काफी सारे ऑप्शन है। अगर उन्होंने कोई ऑप्शन जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लिमिट एग्जॉस्ट ना किया हो तो वहां देख सकते हैं। इसके उपरांत डेट फंड्स है, डेट फंड्स में अगर वो एक मंथली इनकम प्लान की तरफ देखना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें थोड़ा इक्विटी भी आ जाता है, जिससे वो अपना जो इनकम है वो आगे जाके इंक्रीज करने की आशा रख सकते हैं। और अगर ये मिक्सचर को देखे तो म्यूचुअल फंड्स और जो ट्रेडिशनल डेट इन्वेस्टमेंट है वहां पर अगर वो फोकस करे तो इससे वो अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे फ्यूचर इनकम बढ़ जाए। हेमंत जी, समय कम है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो अब क्या सही समय है अपनी टैक्स से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट्स को भी लाइन अप करने का? अरे बिल्कुल, वो भी है। साथ में अगर ज्यादा हमने देखा जो रिटायर्ड लोग हैं वो पैसा ट्रेडिशनल ऑप्शन में लगाते हैं तो पैसा लॉक हो जाता है, उसमें लिक्विडिटी चली जाती है। ये समय है, ये जो पैसा आपके पास आया है इससे आप लिक्विडिटी भी बना सकते हैं। आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड के जो होते हैं, इक्विटी सेविंग फंड जहां पे 20% इक्विटी है, या बैलेंस एडवांटेज फंड या 30 से 40% इक्विटी है, उसमें
क्या होगा, तीनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक तो टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी, दूसरा आपको लिक्विडिटी जो चाहिए वो मिलेगी, और जो रिटर्न यहाँ पे वो टैक्स एफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं आप तीनों चीजों को आप एड्रेस कर पाएंगे। अगर टैक्सेशन का भी देखना है तो टैक्सेशन तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि टैक्सेशन के लिए इतना बड़ा रकम बनाने की तो जरूरत है नहीं, कुछ हिस्सा आप उसका टैक्सेशन में जा सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप जैसे इक्विटी में पैसा आपको लगाना है, ELSS को अपना हिस्सा बना लीजिए, टैक्स भी बच गया और इक्विटी भी आ गई। तो अगर इन दोनों चीजों का ध्यान रखें तो डेफिनेटली ये अच्छे से प्लान हो सकता है। तो क्लियरली अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए और अपने कर से मुक्ति पाइए और अपने निवेश की शुरुआत कीजिए अगर आपने नहीं की है। तो इस शो के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये है आपके लिए सबसे सही फाइनेंशियल प्लान। शुक्रिया आप दोनों का ही शो पर आने के लिए, और फिलहाल मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।